बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहसिन ने चौखट थाम कर खिड़की को कंधे से धकेला। पहले तो मैं यही समझा कि ऊपर से भी दोनों पट चुटकी लगा के बंद किए गए हैं। अगर ऐसा होता तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता। ज्यादा ताकत सर्फ करके धक्का लगाने में डर था कि हम उछलकर नीचे ना गिर जाएं। दूसरी मरतबा की कोशिश से अंदाजा हुआ कि पट कुछ जाम है। तीसरी दफा धकेलने से खिड़की खुल गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने हाथों से चौखट को थामा और अंदर उतर गया। मोहसिन मेरे पीछे आया और मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। लोगों ने देख लिया, ये बहुत बुरा हुआ। मोहसिन बोला, लोगों से ज्यादा होटल की निचली मंजिल पर रहने वालों से खतरा है। मैंने कहा, वो फोन उठा के काउंटर पर किसी से कह देंगे कि ऊपर क्या हो रहा है और होटल वाले बाहर निकल कर देखेंगे तो उन्हें सब मालूम हो जाएगा। पुलिस अभी होटल ही में है। मैंने कहा, वो फौरन ताड़ लेंगे कि असल बात क्या है। फिर अब क्या करें? मोहसिन बोला, हम आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए हैं। इस कमरे से कैसे निकलेंगे? कमरे से बाहर निकलना क्या मुश्किल है, कमरे बाहर से मुकफ़्फ़ल होते हैं। मैंने कहा, अंदर से तो चाबी के बगैर खोले जा सकते हैं, होटल से निकलना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस जी, हो गई तसल्ली। मैंने मैनेजर की आवाज सुनी। मैं जो कह रहा था, इस नाम और उलिये का कोई आदमी मेरे सामने से नहीं गुजरा। उसके साथ ही बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी और मैंने डोर लॉक के सुराख पर आंख रख के देखा तो वारंट लेकर आने वाले वापस जा रहे थे। इंस्पेक्टर और मैनेजर की तकरार जारी थी, लेकिन अब अल्फाज समझ में नहीं आते थे। ये आवाजें दूर होते होते मालूम हो गई तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोल के गोल हैंडल को घुमाया और कॉरिडोर में झांक कर देखा। मेरा इशारा पाती मोहसिन आगे बढ़ा और हम बाहर निकल आए। चंद सेकंड बाद हमने फिर अपने कमरे का दरवाजा बजाया। दरवाजा फौरन खुल गया, यूं जैसे टैडी दरवाजे से लगा खड़ा था। तुमने पूछे बगैर दरवाजा खोल दिया? मैंने कहा, मुझे मालूम था तुम्हारे सिवा अब कोई आ ही नहीं सकता। टैडी ने दांत निकाल कर कहा। मैं देख रहा था। मैंने और मोहसिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या देख रहे थे तुम? ताले के सुराख में से झांक रहा था। टैडी बोला, अगर हम नीचे कूद गए होते तो इतनी जल्दी लौट कर कैसे आ सकते थे? मैंने कहा, अरे सिकंदर बादशाह, अब हम बेवकूफ जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं जितना तुम हमें बनाते हो। टैडी बोला, जब पुलिस चली गई तो मैंने खिड़की खोल के देखा। उस वक्त तुम दोनों साथ वाले कमरे में घुस रहे थे। मियाँ खोजी, हम तो समझे थे मुसीबत टल गई, लेकिन नीचे लोगों ने हमारा सर्कस मुफ्त में देख लिया। मोहसिन बोला, अभी पुलिस नीचे पहुंचेगी तो उन्हें रिपोर्ट मिलेगी कि ऊपर गड़बड़ है और वो बाहर जाके तफ्तीश करेंगे तो कोई चशमदीद गवाह बता देगा कि दो बाजीगर किस कमरे से निकले थे और किधर गए थे। मैंने कहा, फिर अब क्या करें? टैडी का सारा इत्मीनान रुखसत हो गया। तुम तो फौरन निकल जाओ। मैंने कहा, बाहर जाते वक्त चाबी काउंटर पर दे जाना। मैं वेटर की वर्दी बदल कर निकलता हूँ और मोहसिन के साथ आता हूँ। मोहसिन भी लिबास बदल लेगा तो पहचाना नहीं जाएगा। तमाशा देखने वाले दोनों का हुलिया बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे थे। हम दरवाजा मुकफ्फल करके आएंगे, तुम जाओ। कहाँ जाऊं? तुम लोग कहाँ चलोगे? वो घबराहट में बोला। रतन सिनेमा के अंदर पोस्टर देखते रहना, हम वही आ जाएंगे। मैंने उसे बाहर धकेल दिया और सूट केस खींच कर बेड के नीचे से निकाला। मोहसिन ने अपने लिए जो लिबास मुंतखब किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने क्रीम कलर की पतलून और नीली जर्सी उतार के दूसरी जर्सी पहन ली जिस पर जर्द और सुर्ख आड़ी दारियां बनी हुई थी और स्याह पतलून चढ़ा ली। इतनी देर में कपड़े उतार कर मैंने वेटर की सफेद वर्दी पहनी जो मुद्दत से महफूज पड़ी हुई थी। इस पर होटल का नंबर और मोनोग्राम नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस वक्त पुलिस की मौजूदगी के बायस जो अफरा तफरी फैली हुई है इसमें कोई बेरी सूरत या वर्दी के बारे में गौर नहीं करेगा। बड़ी उजलत में अपने कपड़े सूटकेस में बंद करने के बाद मैंने सूटकेस को फिर बेड के नीचे किया और कमरे का जायजा लिया। कमरे में कोई बेतरतीबी नहीं थी और मैं अपने हुलिये से मुतमईन था। डर ये था कि किसी भी वक्त पुलिस फिर दौड़ती हुई आ जाएगी। मैं कमरे से 1 मिनट पहले निकला और जब मैं जीने से उतर रहा था तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को 2 सिपाहियों के साथ ऊपर लपकते देखा। उसी वक्त मोहसिन कमरे से निकला और उसने दरवाजा बंद किया। ऑटोमेटिक डोर लॉक से कमरा मुकफ्फल हो गया। मैं सर झुकाए नीचे चलता गया। ज़ाहिरी इत्मीनान के बावजूद मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी आज़ादी और कैद के दरमियान कहीं नामालूम नजर आने वाला लम्हा खायल था। अगर इस लम्हे में कोई भी मुझे एक नजर देख लेता और मेरी सूरत के नकूश पर ध्यान देता तो मैं जीने के बस में पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस वाले अपनी धुन में ऊपर जा रहे थे और किसी भी वेटर से उनको सरोकार ही ना था। खुद मैंने बाद बामुलाइदा होशियार होकर उन्हें रास्ता दिया और एक कोने में दुबक गया। वो पैर को जोर जोर से पटकते निकल गए तो मैं आगे बढ़ा। अभी मुझे मोहसिन की फिक्र थी, वो पुलिस को कॉरिडोर में मिलेगा और पुलिस का क्या भरोसा कि उसे पूछगिछ के लिए रोक ले। मगर इसका इम्कान बहुत कम था क्योंकि चशमदीद गवाहों में से कोई साथ ना था और साथ होता भी तो सूरज से मोहसिन को ना पहचान पाता। 40 फुट नीचे खड़े लोगों ने सिर्फ कपड़ों का रंग देखा होगा, सूरत उनको कहाँ नजर आई होगी और मोहसिन अब बिल्कुल मुख्तलिफ कलर स्कीम में था। आखिरी जीने पर कदम रखते हुए मैंने पलट कर देखा तो मोहसिन मुझे अंगूठे को बुलंद करके आल ओके का सिग्नल दे चुका था।
मैं सीधा नीचे गया और एक वेटर के नक्शे कदम पर चलता हुआ किचन में दाखिल हो गया। पुराना तजर्बा मेरे काम आया। मैंने चाय की एक ट्रे उठाई और उसे हथेली पर जमा कर कंधे की तरफ कर लिया। इस तरह मेरा चेहरा जुज़वी तौर पर छुप गया था। ये कहाँ ले जा रहा है? किसी ने चिल्ला कर कहा। 220 में अर्जेंट आर्डर है, मैंने कहा और पुराने वेटर की फुर्ती के साथ बाहर निकल गया। काउंटर के करीब ही खासी गर्मा गर्मी थी। मैनेजर के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे और कोई दर्जन भर शौकीन मिजाज लोग जो हमारी बाजीगरी के चश्मदीद गवाह थे। मैनेजर का मूड सख्त ताफ था। गवाह मुसर थे कि उन्होंने जो कुछ देखा था नजर का धोखा नहीं था और सब मुत्तफिका बयान पर कायम थे। चुनाचे सबको झूठा भी नहीं समझा जा सकता था। वो सब पुलिस के साथ मुजाहिदाना और रजाकाराना जज्बे के तहत आए थे, मगर अब फंस गए थे क्योंकि पुलिस वाले उनको तफ्तीश मुकम्मल होने तक वापस जाने की इजाज़त देने पर तैयार न थे। उन्हें थाने जाके बयान लिखवाना था और मुजरिम पकड़े गए तो उनको शनाख्त करना था और शायद हर पेशी पर हाजिर खिदमत होना था जब तक मुकदमे चलते और फैसला ना होता। वो सब नौजवान जो जोशीले और ना तजर्बा कार लोग थे जिनके लिए कानून की मदद करके मुसीबत में गिरफ्तार होने का ये नया तजर्बा था। आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और किसी मजलूम को कत्ल होता देखेंगे तो आंखें बंद करके घर में घुस जाएंगे, दरवाजे बंद करके सो जाएंगे और जबान बंद करके बैठ जाएंगे। समझदार वो होंगे जो थाने जाकर भी खामोशी का नजराना पेश कर देंगे और निजात पाके अनजान बने लौट आएंगे। मैनेजर सर पकड़े बैठा था। उसे यकीन था कि होटल तबाह हो चुका है। एक बार तो उसने हर मेहमान से बड़ी शराफत शाइस्तगी के साथ जहमत देने पर मादरत की थी और कहा था कि उन्हीं के मफाद में है, लेकिन अब पुलिस दोबारा होटल को खंगालने पर आमादा थी और हर कोने खतरे से मुजरिम को बरामद किए बगैर निकलने का इरादा नहीं रखती थी। मालूम नहीं क्या हुआ है और क्या होने वाला है। उसने टेलीफोन उठा के बड़बड़ाते हुए कहा, हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, आप फौरन आ जाएं और मामले को संभालें। यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा। नहीं, वो अभी तक नहीं गए। आप फोन कराएं ना जी किसी से, मगर जल्दी, वो बहुत गड़बड़ फैला रहे हैं। उसने धड़ से रिसीवर को क्रेडल पर मारा। गालबन उसने मालिकों को फोन किया था। उस वक्त तक मैं दरवाजे पर पहुंच गया। अगर उसके सामने ये मजमा ना होता तो वो जरूर मुझे रोक कर पूछता कि चाय बाहर कहाँ जा रही है, मगर मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। यह अंदाजा मुझे बाहर निकलने के बाद हुआ कि होटल को हर तरफ से पुलिस ने घेरे में ले रखा है। इनके मुसल्ला आदमी हर गेट पर खड़े थे और हर आने जाने वाले को बड़े गौर से देख रहे थे। टैडी पहले ही निकल गया था। मैं हाफ सेट चाय की ट्रे उठाए लोगों से बचता बचाता फुटपाथ पर चलता गया। अब मैं महफूज था और कोई मुझसे नहीं पूछ सकता था कि ये चाय कहाँ से लाए हो और कहाँ ले जा रहे हो। अचानक मेरा पैर एक रस्सी में उलझा जो किसी ने अपने साइबान को दुकान पर फैलाने के लिए बांधी थी और उसका एक सिरा फुटपाथ के साथ लगे हुए खंबे पर लपेट दिया था। मुझसे एक कदम आगे चलने वाले ने रस्सी को देख लिया था और उसके ऊपर से गुजर गया, मगर मुझे इतना वक्त ही ना मिला। मैं चाय की ट्रे समेत मुंह के बल गिरा। इस तंबू के नीचे एक अवामी हेयर ड्रेसर सैलून था जहां इस वक्त खलीफा जी गाह के सर की खेती साफ कर रहे थे। दुनिया माफिया से बेखबर मुराकबे की कैफियत में सर झुका के बैठने वाले गाह के आधे सर पर उस तरह फिर चुका था। बर्तन गिरे तो गालबन चायदानी गाह के सर पर उलट गई, वरना वो इस तरह बिलबिला के ना उठता। गर्मा गर्म कहवे ने उसके निस्फ सर को ज्यादा मुतासिर किया होगा जिसकी खाल पर बाल नहीं रहे थे। दूध और चीनी कहाँ गए ये मुझे मालूम ना हो सका। ट्रे मेरे हाथ से निकलकर फुटपाथ पर गिरी और मेरे साथ ही तंबू नीचे आ गया। मेरी ठोकर ने रस्सी तोड़ दी थी। फिर बहुत वावेला मचा। खलीफा ने मुझे अंधा बैल और बहुत कुछ कहा और मैंने खालिस बैरों की जबान में जवाब गज़ले अर्ज किया। फुटपाथ पर से यूं कराता उठा जैसे मेरी बेशतर हड्डियां टूट जाने के बाद मेरा बचना महाल है और इस कत्ल का जिम्मेदार खलीफा है जिसने मुझे गिराने के लिए रस्सी बांधी थी। गाहक बार बार चिल्ला रहा था और सर पर हाथ फेर रहा था। ओए तेरा बेड़ा गर्क, ओए मेरा सर साड़ देता है, ओए खलीफा, ओए मेरा बाकी सर तेरा प्यो साफ करेगा। लोग किसी के तरफदार ना थे और आग भड़का के तमाशे को तूल देने के मूड में थे। चुनाचे वो दोनों को शाह दे रहे थे और हंस हंस कर बेहाल हो रहे थे। जब मैं खाली हाथ रोता बसूरता वहां से रवाना हुआ तो मोहसिन भीड़ में से मेरे साथ हो लिया। शरारत का कोई वक्त होता है। उसने मुझे डांटना शुरू किया। उस शरीफ आदमी के आधे गंजे सर पर चाय की केतली फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने पहले से देख लिया होता तो मैं हाफ सेट चाय उसकी हाफ टिन पर 20 से गिराता, लेकिन मैं तो खुद गिर गया था। मैंने कहा, खलीफा अगर होता तो कोई पहलवान तो इतनी आसानी से ना जाने देता। मेरा मतलब है कि हम कुश्तों के पुश्ते लगाए बगैर ना निकल पाते। मारदार से तो हमने होटल में भी गुरेज कर लिया था, वरना वो थानेदार उसके 4 यार क्या थे उसी को उठा के ले जाते। हमें तो निकलना मुश्किल था, लेकिन मसला वहां से सामान निकालने का है। मोहसिन ने इत्तफाक किया। अब ख्वाजा नेक मोहम्मद को फौरन वापस भेज देते हैं, मैंने कहा, ताकि शक ना हो। ख्वाजा नेक मोहम्मद उर्फ उस्ताद टैडी बड़े इनामाक के साथ रंगीन पोस्टर देख रहे थे। बिया खोजी। मोहसिन ने उसको पीछे से यूं पकड़ लिया जैसे बाप स्कूल जाने वाले बच्चे को सिनेमा हॉल में पकड़े। या आखिर क्या हो रहा है? पराई बहू बेटियों की तस्वीरें देखते हो, वो भी सरेआम? हाँ वाकई ये तो बड़ी गलत बात है, मैंने कहा।
लेकिन अभी कुछ ना कहो मियाँ खोजी, वापस होटल जाओ। जाते हुए अपने साथ कुछ लेते जाना, फल वगैरह। मालूम ये हो कि तुम जरा सी देर के लिए निकले थे। पुलिस फिर सरगर्म अमल है। मुमकिन है तुमसे भी पूछे कि इस कमरे के साथ वाले कमरे में कौन किया था। खिड़की के रास्ते मोहसिन बोला। उन्हें किसने बताया? डैडी ने परेशान होकर कहा। नीचे जो बहुत तमाशाई जमा थे ना, उन्होंने पुलिस की मदद की और अब पुलिस की गिरफ्त में है। मैंने कहा तुम जरा गर्म होना, कहना अभी सोते से जगाया था। जरा सी देर के लिए फल देने गया तो ये नया हंगामा खड़ा कर दिया। ये होटल है कि शादीशुदा आदमी का घर? मोहसिन बोला। फिर हंगामा करना कि मेरा बिल बनाओ। मैं जाता हूँ और आइंदा के लिए अपनी 7 नस्लों को वसीयत कर जाऊंगा कि हवालात चले जाना, मगर फलां होटल में मत जाना। डैडी ने सारी लाया और रवाना हो गया। फिर पलटा और वापस आया। तुम लोग इसी जगह मिलोगे? सामान लेकर मैं आध पौन घंटा तो लगा ही लूंगा। तुम ऐसा करना, वहां से तू सामान उठा के टैक्सी में रवाना हो जाना, घूम फिर के वापस आना और होटल वेस्ट में इसी नाम से कयाम करना। थोड़ा सा आगे है ये होटल। मैं और मोहसिन रात को किसी वक्त तुम्हारे करीब ही दूसरे होटल में आ जाएंगे। अभी हम जरा काम से जा रहे हैं और काम तुम्हें मालूम है, इसलिए वापसी का कोई वक्त नहीं बता सकते। तुम इत्मीनान से खाना खा लेना और ज्यादा इंतजार मत करना। सुबह हम ना मिले तो फिर राबिया से मिलने की कोशिश करना या मंजिल से टेलीफोन पर बात करना। अब जाओ, वरना वो तुम्हारे कमरे का ताला खोल लेंगे। फर्स्ट शो का टाइम हो रहा था, चुनाचे अंदर और बाहर बड़ी गहमा गहमी थी। एक शख्स ने मुझे कंधे से पकड़कर डांटा कि इतनी देर हो गई है, इसी हाफ सेट चाय के इंतजार के लिए गए हुए और वो फैमिली कैबिन नंबर 2 में है। मैंने कहा कि खलीफा ने रस्सी ना बांधी होती तो चाय अब तक जरूर पहुंच जाती, और पहली से ज्यादा पेचीदा जवाब पर हक्का बक्का छोड़कर चल पड़ा। अंदर ही एक टेलीफोन कैबिन था। मैंने मंजिल का फोन नंबर मिलाया। वो इस वक्त घर पर नहीं मिल सकता था। ये वक्त उसके चैम्बर में बैठने का था और अपने काम के साथ अब वो राबिया की फर्म का इंतजाम भी संभाल चुका था। चुनाचे में अंदाजा कर सकता था कि अब वो कितना मसरूफ होगा। रिसीवर उसके किसी बच्चे ने उठाया। देखो बेटे, तुम्हारी आंटी राबिया घर पर हैं? मैंने आवाज को बदल के कहा। या मंजिल साहब हैं? आप नाम बताएं अपना। बच्चे ने कहा। मैं उनको बता दूंगा, अभी वो बाजार गई हुई हैं, अब्बू ऑफिस में है। अच्छा आंटी से कहना। मैंने सोच कर कहा कि रेलवे का वेटर अब रतन सैनमा में है और उचियन के साथ है। लड़का इस पूरी इसरार पैगाम पर यकीनन चकराया होगा। उसने दोबारा पूछा तो मैंने कहा वो लिख ले। वो कहीं से पेंसिल का कागज लाया और बिलाकर उसने खैर लफ्ज लिख के मुझे सुना दिया। अभी तो वो घर पर नहीं है, मैंने मायूसी से कहा, और मालूम नहीं कब लौट कर आए। जब भी आएगी पैगाम पर गौर करेगी तो समझ लेगी। मोहसिन बोला। तुझे वो रेलवे वेटर की वर्दी में देखकर बहुत खुश हुई थी, कहती थी बस यही एक लिबास सजता है। लेकिन हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। मैंने कहा फिर मुझे कोई चाय का ऑर्डर दे देगा, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। मोहसिन ने कहा इतनी देर में म्यू हॉस्पिटल हो आते हैं, देखते हैं चौधरी साहब का पोस्टमार्टम हुआ है या किसी और का। वहां हमेशा पुलिस होती है। मैंने कहा चौधरी दिलावर के चमचे भी होंगे, हम कौन सा बराह रास्त पुलिस सर्जन के पास जाके पूछेंगे। मोहसिन बोला। यह बात तो किसी से भी मालूम की जा सकती है, शोबा हादसात में सबको इल्म होगा, और राबिया यहाँ पहुंचेगी तो खैर वो इंतजार कर लेगी। मोहसिन ने कहा। और हम रतन सैनमा के हाथे से निकल आए। सैनमा आने वाले रिक्शा खालियों के कितार में खड़े थे। एक ने में 10 रुपए को जिंदा सलामत म्यू हॉस्पिटल पहुंचाने पर आमादगी जाहिर की। हालांकि हमने रोनी सूरत बना के मुर्दा खाने का नाम लिया था। तुम दोनों मुर्दा खाने में काम करते हो? रिक्शा ड्राइवर ने रवानगी के बाद कहा। हाँ, तुमको जरूरत पड़े तो आ जाना, हम आधे रेट पर तुम्हारा पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। मोहसिन ने बिना कर कहा। उल्लू के पट्टे, क्या हम तुम्हें मुर्दे ढोने वाले लगते हैं? मैंने कहा। वो बदतमीज और बद दिमाग रिक्शे वाला था। गाली सुनते ही उसने रिक्शा रोकने की बेवकूफी की। खुद मैं भी यही चाहता था, किसे थोड़ी सी सजा दूं जिसमें मुरव्वत लिहाज नाम की कोई चीज ही ना हो। हम ना सही, कल कोई मुसीबत का मारा वाकई मुर्दा खाने जाना चाहेगा तो ये उसे 5 के 10 तलब करेगा। गाड़ी किन्नू कड्डी जे सुअर दे पुत्र। उसने नीचे उतरते ही मुझे बाहर खींच लिया। वो खासा तंदुरुस्त आदमी था और उसकी नजर में मेरी अहमियत एक वेटर से ज्यादा ना थी। मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। बाहर आते ही मैंने उसका उठा हुआ हाथ पकड़ के झटका दिया। वो बिलबिला के आगे आया तो मैंने घुटना उठा दिया। वो पलटकर सड़क पर गिरा, दोबारा बड़ी मुश्किल से उठा और सीधा खड़ा हुआ ही था कि मैंने फिर वही दाव आजमाया और इस बार उसे मुखालिफ समत में ज्यादा दूर फेंका। फिर मैंने हाथ झड़क कर रिक्शा ड्राइवर की जगह संभाली और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। जो कुछ हुआ अंधेरे में हुआ और 2 कारों और चंद राहगीरों की सिवा सड़क पर इस मुख्तसर वक्फे में कोई नहीं गुजरा। अगर लड़ाई लंबी होती तो कोई दूसरा रिक्शा ड्राइवर आ जाता और अपनी बिरादरी के रुकन के साथ मैदान कारजार में कूद पड़ता और रिक्शे वालों के बारके में टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हो जाते तो हम फंस जाते। हमारे पास जंगे अजीम के लिए वक्त नहीं था। मैंने रिक्शा चलाने का पहला तजर्बा हासिल किया और खासी महारत के साथ रिक्शा को म्यू हॉस्पिटल में ले गया। एक चौकीदार मेरे पीछे दौड़ा। ओए, रिक्शा अंदर कहाँ ले जाता है? वो चिल्लाया और मैंने फौरन ब्रेक लगा के रिक्शे को वापस किया। चौकीदार से मदद करने के बाद मैंने रिक्शा सड़क पर खड़ा किया और मोहसिन के साथ पैदल ही अंदर पहुंच गया। अंदर वाकई बहुत पुलिस थी, चुनाचे हमने खासे फासले पर रुककर सूरत हाल का जायजा लिया। मियां मोहसिन खान,
मैंने बुजुर्गाना शफकत के साथ कहा। चश्मे बदूर बहुत स्मार्ट लग रहे हो इस वक्त। इस वक्त क्या, हमेशा से हूँ, मोहसिन ने कहा। तारीख मुझे याद है, मैंने जल्दी से कहा। कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ पर कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकता, जैसे किसी नर्स से गुफ्तगू करना। इसलिए मैं तो यहाँ का कोई भंगी भी मुझसे मरूब नहीं होगा, और मकसद हमारा ये मालूम करना है कि हमारे चौधरी दिलावर कहाँ है, यहाँ घर पर या मरकज में। ये क्या मुश्किल है, मोहसिन बोला। तू इशारा कर, किसकी तरफ देखूं जो रेशा खत्मी हो जाए। एक तो मुझ में मर्दाना वजात कूट कूट कर भरी गई है, फिर यह कि मैं नजर से जादू करता हूँ। वो जा रही है तेरी दूर की रिश्तेदार की एक कजन। मैंने कहा, थप्पड़ मारे तो रोना नहीं, मुस्कुराते हुए मर्दाना वार वापस आ जाना। मोहसिन खान दौड़े और चंद तेज तेज कदम उठा के नर्स को झाड़ गया। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा था और देख रहा था कि मोहसिन उसे रोके रखने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता था। गालिबन मोहसिन को कामयाबी ने मेरे सामने खिफ़त से बचा लिया। वो पतलून की जेब में हाथ डाले मेरे करीब से गुजरा तो मैं चंद कदम का फासला रखकर पीछे हो लिया। वो और मैं एक साथ थे डॉक्टर साहब, नर्स बोली। अच्छा, तो वो रूममेट थी तुम्हारी, इसलिए मुझे शक हुआ था, मैंने तुमको देखा है। खैर अच्छा, वो उसने शादी कर ली, अब कहाँ है वो, मोहसिन ने पूछा। अब वो दोनों बाहर हैं। कोई काम था उससे आपको? काम? हाँ, काम भी था, लेकिन असल मकसद तो मुलाकात था। उससे ना सही तुमसे हो गई। मोहसिन खान ने पेशावर आशिकों के अंदाज में पेश कदमी जारी रखी। तुम शायद ड्यूटी पर हो? नहीं, अभी ऑफ हुई हूँ ड्यूटी से। इमरजेंसी में तो हालत खराब हो जाती है। वो थके लहजे में बोली। इरादा था कि मेरा ख्याल है अब तुम इरादा बदल दो, मोहसिन ने कहा। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और बदकिस्मती से अकेला भी हूँ। तफरी करूँ तो जहाँ अकेला जाऊँगा अहमक नजर आऊँगा। तुम साथ दे सकती हो मेरा? बस जरा सी सैर, कहीं बैठ के थोड़ी सी गपशप, खाना तो आदमी खा ही लेता है, फिर मैं तुमको वापस ड्रॉप कर दूंगा। वो हंस पड़ी। लेकिन मेरा इरादा था कि पहले कपड़े बदलाऊं, इस वर्दी में बाहर कैसे जा सकती हूँ? तुम कहती हो तो इरादा बदल दूं? ओह, मोहसिन ने खिफ़त से सर खुजाया। दरअसल तुम ऐसे भी अच्छी लग रही थी, मगर ये ठीक है, आउटिंग के लिए वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, 16 सिंगार वगैरह। ओके, मैं इंतजार करता हूँ, तुम तैयार होके आ जाओ। यहाँ खड़े रहोगे? वो बोली। हॉस्टल तक चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, सबके कजन आते रहते हैं। वेरी गुड, कितना अच्छा हुआ कि मैं और तुम कजन भी निकल आए, मोहसिन बोला और वो हंसी। मुझे उसकी कामयाबी पर जो रश्क आया वो खत्म हो गया। वो नर्स गालबन अपनी खारिश शाम की थकन इसी तरह उतारने की आदी थी। मैं फिर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ और सिगरेट पीने लगा। मेरे आसपास लोग आ जा रहे थे, मगर ये कोई तफरीगाह नहीं थी, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। सब परेशान थे और तकदीर से नाला थे। वो भी जो के जख्मियों के या कत्ल होके पहुंच रहे थे, और वो भी जो उनकी जान बचाने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे और मौत के खिलाफ मुसलसल निबर्द आदमा थे। देहात में डॉक्टर यूं नहीं जाते कि ना काम है, ना मरीज के इलाज की सहूलत, ना सोसाइटी और ना ये गहमा गहमी। शहर में रहो तो ये मुसीबत के दिन रात एक सिलसिला खासात का और वारदातों का। लवाहिकीन से निमटना, पुलिस की ज़ाब्ते की कार्रवाई और काम काम काम, या पैसा पैसा और पैसा। फुर्सत कारोबार, शौक की से शौक नितारा, जमाल कहाँ। अच्छा हुआ तूने शर्त नहीं लगाई थी। मोहसिन ने पीछे से आके मेरी गर्दन पर फिर हाथ मारा। कैसी रही? तू आ गया? और वो तेरी कजन कहाँ है? मैंने कहा। वो बगैर तफरी मेरे साथ जाने के लिए जमाले हुसैन और खूबी आने वाली है, मोहसिन ने जरा करते हुए कहा। उल्लू के पट्टे, उस काम का क्या बनेगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे? मैंने उसकी शायरी पर भिन्ना के कहा। वो तो हो गया, मैंने बातों बातों में उससे पूछ लिया था, मोहसिन ने कहा। अब चलते हैं, मेरी कदर की आज शाम की शाम तो ज़ाया हो गई, न जाने क्यों मुझे अफसोस हो रहा है। वो बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार करती रहेगी, और जब उसे यकीन आ जाएगा कि मैं किसी और के साथ निकल गया हूँ तो उसे दुख तो यकीनन होगा, ठुकराए जाने का और नुकसान में रहने का। अभी एक चौंपड़ रसीद करूंगा तुझे, मैंने चलते चलते कहा। बता, क्या बताया उसने? उसने तो बड़ी अजीब बात बताई। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर उसने कहा कि सुबह से अब तक वही ड्यूटी पर थी और उसके साथ दूसरी नर्सें भी मौजूद थी। सब तस्दीक कर सकती हैं कि इस किस्म का कोई केस नहीं आया। नाम तो उसे सबके याद नहीं थे, लेकिन उसने बताया था कि खासात में जख्मियों के कितने आदमी आए और लड़ाई झगड़े में कितने, उनमें से कितने मर चुके थे, कितने हॉस्पिटल में मरे, कितने मरने वाले हैं और कितने बच जाएंगे। कोई सनतकार चौधरी दिलावर होता तो इतना गैर अहम ना होता। इसके अलावा कुल्हाड़ी के वार से सर के टुकड़े करने की वारदात तो ऐसी नहीं कि रोज हो। उसने कई महीने पहले एक केस देखा था जिसमें कुल्हाड़ी से सर पर वार किया गया था। तुझे यकीन है वो सच कह रही है? यार, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, और क्या मिलता उसे झूठ बोलकर? वो तो एक दिन की मसरूफियात का हाल सुना रही थी, और मैंने उससे पूछा था कि अखबार में मशहूर सनतकार चौधरी दिलावर के कत्ल की जो खबर है उसके बारे में पुलिस ने कुछ बताया? वो हैरान हुई और फिर कहने लगी कि उसने अखबार तो नहीं देखा, मगर इस हॉस्पिटल में ये केस नहीं आया, इसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता। इसका मतलब है चौधरी दिलावर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, या हुआ तो बैज कागजी खाना पूरी कर ली गई जिसका नर्सों को इल्म नहीं। गोया लाश यहाँ नहीं लाई गई? मैंने कहा।
फिर अब चलते हैं वापस, राबिया इंतजार कर रही होगी। करने दे उसे इंतजार में जो मजा है उसने कहा, लेकिन मैंने उसकी बात सुनने की बजाय हाँक लगा के रिक्शा रुकवा लिया।